स्वागत है। आज हमारे पास बात करने के लिए एक बहुत ही अनोखा सोर्स है। हाँ, एक YouTube वीडियो की बातचीत है। ये बातचीत एक सीधे साधे जॉब इंटरव्यू की तरह शुरू होती है, पर कुछ ही मिनटों में ये कुछ और ही बन जाती है। कुछ बहुत ही अजीब और मज़ेदार भी है। हाँ, ये एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जहाँ दो लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब वो दोनों अलग अलग रियलिटीज में हैं। और शायद यही चीज इसे इतना फैसिनेटिंग बनाती है। बिल्कुल। एक तरफ एक लड़का है जो बच्चे का किरदार निभा रहा है, और दूसरी तरफ एक महिला है जो उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही है। हाँ। लेकिन लड़का नौकरी नहीं चाहता, वो तो कुछ और ही चाहता है। तो सवाल ये है कि यहाँ असल में हो क्या रहा है? क्या ये एक मजाक है, कोई परफॉर्मेंस है, या कुछ और ही चल रहा है? चलिए आज इसी अजीब पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। तो बातचीत शुरू होती है एक नकली इंटरव्यू के सेटअप से। एक लड़का जो बच्चे की आवाज में बात कर रहा है, महिला से कहता है कि वो उसका इंटरव्यू ले। सब कुछ नॉर्मल लगता है ना? बिल्कुल, शुरू में तो यही लगता है। पर जैसे ही महिला पहला सवाल पूछती है, अपने बारे में कुछ बताइए, सारा खेल ही बदल जाता है। हाँ, खेल तुरंत बदल जाता है। लड़का कहता है, मैं यहाँ नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो एक खूबसूरत औरत की तलाश में हूँ। बूम। पहली ही लाइन में उसने इंटरव्यू का पूरा मकसद ही बदल दिया। साइकोलॉजी में इसे फ्रेम कंट्रोल कहते हैं। अच्छा, फ्रेम कंट्रोल। हाँ, सोचिए, हर बातचीत का एक फ्रेम होता है, एक दायरा। यहाँ फ्रेम था प्रोफेशनल जॉब इंटरव्यू। लड़के ने उस फ्रेम को तोड़ा और एक नया फ्रेम सेट करने की कोशिश की। और वो नया फ्रेम क्या था? एक अजीब सा रोमांटिक मोल भाव। ये फ्रेम कंट्रोल वाला आइडिया तो बहुत दिलचस्प है। मतलब वो बातचीत के रूल्स को रियल टाइम में बदलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और वो ये भी साफ कर देता है कि उसे अपने से 10 साल बड़ी महिलाएं पसंद हैं। उसका लॉजिक ये है कि बड़ी उम्र की लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं। हाँ बिल्कुल, और अगर वो कोई गलती करे तो उसे संभाल सकती हैं। हाँ। वो कहता है, अगर मैं 10 साल का हूं तो तुम 20 की हो और मुझे यही चाहिए। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक बहुत चालाक साइकोलॉजिकल टूल है। कैसे? वो बच्चा बनकर खुद को हर सामाजिक नियम और जिम्मेदारी से आजाद कर लेता है। अच्छा। वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी मांग सकता है, क्योंकि टेक्निकली बच्चे तो ना समझ होते हैं। ये एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है जिसमें एक पर्सोना का इस्तेमाल करके सोशल अकाउंटेबिलिटी को बाईपास किया जाता है। तो चलिए इस किरदार को थोड़ा और समझते हैं। ये कहता है कि इसकी उम्र 10-15 साल के बीच है, लेकिन उसमें एक जवान लड़के वाली भावनाएं हैं। हाँ, और वो शादी करना चाहता है, बच्चे चाहता है। मुझे जो बात सबसे अजीब लगी वो थी जब उसने अपने दिल के बारे में बताना शुरू किया। हाँ, वो गुलाबी दिल वाली बात। वही। वो कहता है कि उसका दिल गुलाबी है और इतना बड़ा और गहरा है कि कोई उसमें डूब सकता है। और फिर वो मजाक में कहता है कि इस बात को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहिए। देखिए यहाँ विरोधाभास कितना मजेदार है। एक तरफ वो बच्चा है जिसे संभालने के लिए एक समझदार बड़ी औरत चाहिए, और दूसरी तरफ वो दावा करता है कि उसे ठीक ठीक पता है कि उसे क्या चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आया, वो खुद को एक बिगड़ा हुआ बच्चा क्यों कह रहा है? क्या ये ध्यान खींचने का एक तरीका है? ये उसके किरदार का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो ये भी कहता है कि वो स्कूल कॉलेज नहीं जा सकता क्योंकि उसे डर है कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और लड़कियों से छेड़खानी करेगा। बिल्कुल। बिगड़ा हुआ बच्चा बोलकर वो पहले अपनी हर गलत हरकत के लिए एक एक्सक्यूज तैयार कर रहा है। मतलब एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, एक प्रीएम्प्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। वो कह रहा है, देखो मैं ऐसा ही हूं, मैं खुद को रोक नहीं सकता। वो अपनी असामान्य इच्छाओं को सही ठहराने के लिए अपनी बच्चे वाली पहचान का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भोलापन है या चालाकी? यही तो सवाल है। यहाँ भोलापन और चालाकी का एक बहुत ही महीन खेल चल रहा है। वो एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां उसके पास अमेरिका के राष्ट्रपति का भेजा हुआ पैसा है, लेकिन उसे सिर्फ प्यार की भूख है। बेसिकली उसने ये पूरा कैरेक्टर ही इसलिए बनाया है ताकि वो जो चाहे कर सके और उसे कोई कुछ कह ना पाए। तो एक तरफ तो ये लड़का अपनी पूरी काल्पनिक दुनिया बना रहा है, फ्रेम कंट्रोल की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ जो महिला है वो इस सब को हैंडल कैसे कर रही है? उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? उसकी स्ट्रैटेजी भी उतनी ही दिलचस्प है। वो लड़के के फैंटेसी वाले फ्रेम का जवाब लॉजिक और रियलिटी से देती है। अच्छा। वो बार बार बातचीत को असल दुनिया में खींच कर लाने की कोशिश करती है। जब लड़का कहता है कि वो उससे प्यार करता है, तो वो कहती है, तुम्हें एक बेबीसिटर की जरूरत है या तुम्हें किसी मनोविज्ञानी से मिलना चाहिए। मतलब वो उसके खेल में शामिल तो हो रही है। हाँ, लेकिन अपने नियमों पर। हाँ, जैसे जब लड़का कहता है कि उसे अफ्रीकन लड़कियां पसंद है, तो उसका जवाब बड़ा मजेदार था। क्या कहती है वो? वो कहती है, तो फिर तुम्हें पासपोर्ट बनवाकर अफ्रीका चले जाना चाहिए। सही है।
वो उसकी कल्पना को एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रही है। शर्त ये सोच कर कि इससे वो अपनी फैंटेसी से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, वो लगातार उस फ्रेम को वापस प्रोफेशनल इंटरव्यू या कम से कम एक समझदार अडल्ट और एक बच्चे के बीच की बातचीत पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है जब वो एक बहुत सख्त लकीर खींच देती है। हाँ, आप उस पल की बात कर रहे हैं जब लड़का शादी का प्रस्ताव रखता है और उससे प्यार की भीख मांगता है। एग्जैक्टली। उस पल वो खेल को पूरी तरह रोक देती है। वो कहती है कि एक बच्चे के साथ प्यार करना अनैतिक और एक अपराध है जिसके लिए वो जेल जा सकती है। ये वो मोमेंट है जब रोल प्ले पूरी तरह से टूट जाता है और असल दुनिया की नैतिकता और कानून सामने आ जाते हैं। वो साफ कर देती है कि उसके फ्रेम की एक सीमा है जिसे वो पार नहीं करने देगी। फिर भी वो कहती है, मैं तुम्हारा व्यवहार बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि तुम एक बच्चे हो। तो वो एक बहुत पतली रेखा पर चल रही है। हाँ, जहाँ वो खेल में भाग भी ले रही है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी। और फिर वो पल आता है जो मुझे इस पूरी बातचीत में सबसे मजेदार लगा। कौन सा? जब ये फैंटेसी और रियलिटी का खेल चल रहा होता है तभी असल दुनिया बीच में कूद पड़ती है। हाँ, जब उसकी भतीजी रोने लगती है वो सीन तो कमाल का है। कमाल का है। वो यहाँ इतना गंभीर रोमांटिक किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है और बैकग्राउंड में उसकी माँ की आवाज आती है जो रोती हुई बच्ची को चुप करा रही है। हमें पता चलता है कि हमारा ये रोमांटिक हीरो असल में कंबल के नीचे छिपकर बात कर रहा है। ये तो किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है। बिल्कुल। और सोचिए, उसकी माँ बच्ची को बहलाने के लिए कहती है कि वो पास की एक शादी में नाचने गया है। The irony is just perfect। एक तरफ वो फोन पर दुनिया का सबसे बड़ा दिल होने का दावा कर रहा है और असल में वो घर पर कंबल में छिपा बैठा है। और उसकी माँ उसके लिए बहाने बना रही है। ये घरेलू पल उस काल्पनिक और इंटेंस रोल प्ले के इतना ज्यादा विपरीत है कि ये पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा अजीब और मजेदार बना देता है। ये रियलिटी चेक बहुत जरूरी था, है ना? हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि इस पूरे नाटकीय संवाद के पीछे एक बहुत ही सामान्य घरेलू माहौल है। वो कोई रहस्यमय किरदार नहीं है, बस एक लड़का है जो अपने घर में कंबल के नीचे छिपा है। और यही बात इस परफॉर्मेंस को और भी फैसिनेटिंग बनाती है। रियलिटी का ये छोटा सा टुकड़ा उस पूरी फैंटेसी को एक कॉन्टेक्स्ट देता है जो उसे और भी बेतुका बना देता है। ये दिखाता है कि उसका बनाया हुआ फ्रेम कितना नाजुक है। हाँ, कि एक बच्चे के रोने की आवाज भी उसे तोड़ सकती है। बातचीत के आखिर में एक और बहुत ही दिलचस्प पल आता है जब लड़का एक सेकंड के लिए अपने किरदार से बाहर आ जाता है। हाँ, वो मेटा मोमेंट। वो अचानक सीधे सीधे अपनी असली आवाज में पूछता है, क्या तुम सच में इस बच्चे से प्यार करने जा रहे हो? तो ये मेटा मोमेंट क्या होता है? ये वो पल होता है जब कोई एक्टर अपने किरदार से बाहर निकलकर सीधा दर्शकों से बात करने लगता है। जैसे किसी फिल्म में हीरो अचानक कैमरे की तरफ देखकर आपसे कुछ कह दे। अच्छा। वो एक पल के लिए रोल प्ले का पर्दा हटा देता है, ये पूछकर वो असल में ये जानना चाह रहा था, मेरा ये जो पूरा नाटक है ये काम कर रहा है या नहीं। और जैसे ही उसे लगता है कि शायद वो जीत रहा है, वो तुरंत किरदार में वापस चला जाता है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये सब कुछ बहुत सोचा समझा अभिनय है। वो इस खेल का हर नियम जानता है। बिल्कुल। और अंत में जब महिला कहती है कि वो दोनों में से किसी को नहीं चुनेगी, ना बच्चे को ना ही असल इंसान को, तो उसका फाइनल मूव क्या होता है? वो फिर से बच्चे की तरह रोने का नाटक करने लगता है और उसकी गोद में सोने की जिद करता है। जब लॉजिक और असलियत काम नहीं करती तो वो अपने सबसे मजबूत हथियार यानी बच्चे वाले पर्सोना का सहारा लेता है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? हमने एक बातचीत देखी जो एक इंटरव्यू के बहाने शुरू हुई और प्यार, इच्छा और संवाद के एक अजीबोगरीब रोल प्ले में बदल गई। मेरे ख्याल से ये बातचीत हमें पर्सोना के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। मतलब वो मुखौटे जो हम पहनते हैं? हाँ, यहाँ बच्चे का किरदार उस व्यक्ति को वो सब कहने और मांगने की आजादी देता है जो वो शायद अपनी असली पहचान के साथ कभी नहीं कह पाता। ये सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भावनाओं को व्यक्त करने का एक सेफ तरीका है। बिल्कुल। अगर कोई आपत्ति जताए तो वो हमेशा कह सकता है, अरे मैं तो बस एक बच्चे का किरदार निभा रहा था। और महिला की प्रतिक्रियाएं हमें दिखाती हैं कि हम ऐसे सिचुएशंस को कैसे नेगोशिएट करते हैं। वो खेल में शामिल होती है लेकिन लगातार उसे असल दुनिया की नैतिकता और नियमों की याद दिलाती रहती है। ये असल में दो अलग अलग रियलिटीज, दो अलग अलग फ्रेम्स के बीच की एक लड़ाई थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये संवाद के एक बहुत ही दिलचस्प रूप को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे लोग अपनी पहचान को बदलकर, मतलब उन इच्छाओं को सामने लाते हैं जिन्हें वे सीधे तौर पर व्यक्त नहीं कर सकते। ये पूरी बातचीत एक तरह का परफॉर्मेंस थी।
एक अभिनय। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, खासकर ऑनलाइन दुनिया में, उन बातों को कहने के लिए कौन-कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं जो हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते। सही बात है। जब हम किसी से ऑनलाइन बात करते हैं तो हम कितनी बार असल इंसान से बात कर रहे होते हैं और कितनी बार उनके द्वारा बनाए गए किरदार से, उनके अवतार से। और क्या हमें कभी पता भी चलता है कि कंबल के उस पार असल में कौन है?